7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर गाजा की तरफ से 5000 रॉकेट्स दागे गए, जिसके बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने हमस के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया। इस अटैक में अभी तक इजराइल के 700 सिविलियंस मारे जा चुके हैं और बहुत से लोगों को हमस ने किडनैप करके हॉस्टेज बना लिया है, जिसमें सिविलियंस भी है और टूरिस्ट भी। इस लड़ाई में हमस के मिलिटेंट्स पानी, हवा और बॉर्डर सब जगह से इजराइल में घुस गए। हमस के लीडर ने कहा कि ये हमला अल अक्सा मस्जिद का अपमान का बदला लेने के लिए हुआ है। इसी साल अप्रैल में जेरूसलम के अंदर इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनियों में एक झड़प हो गई थी, जहां 50 लोग घायल हुए थे और 400 को अरेस्ट कर लिया गया था। इसके बाद भी वहां ऐसे और इंसिडेंट होते रहे। इन्हीं इंसिडेंट को बेस मान के ये हमला हुआ है। 9 अक्टूबर को फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके और यूएस ने इस इंसिडेंट के जवाब में एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो हमस के इस टेररिस्ट एक्ट के खिलाफ साथ मिलकर इजराइल के सपोर्ट में है। इस वक्त उस एरिया में 2 मेजर जगह है जहाँ पे फिलिस्तीनी रह रहे हैं। पहला वेस्टर्न बैंक, जहाँ फतेह पॉलिटिकल पावर में है, और दूसरा गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप जहाँ से अभी अटैक हुआ है वो हमस के कंट्रोल में है। हमस का इंग्लिश में मीनिंग है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। हमस एक मिलिटेंट और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो 2007 से गाजा स्ट्रिप को गवर्न कर रही है। ये इजराइल के साथ 2 स्टेट सॉल्यूशन के बिल्कुल खिलाफ है। बहुत सारे देशों ने इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। 1987 में जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी तो इसका मेन मकसद था पैलेस्टीन के अंदर एक इंडिपेंडेंट इस्लामिक स्टेट बनाना, और आज भी ये इसी के लिए काम कर रहे हैं। इस एरिया में 2 मेजर ग्रुप्स हैं जिनके बीच में बहुत सालों से लड़ाई चल रही है, अरब्स और यहूदी। इस लड़ाई का एक बहुत बड़ा रीजन है जेरूसलम का एक इलाका। अब ये लड़ाई क्यों हो रही है, ये जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि ये दोनों ग्रुप्स इस इलाके पे क्यों कब्जा करना चाहते हैं। चलो फिर यहाँ की थोड़ी सी हिस्ट्री समझते हैं। जेरूसलम सिटी का जो पुराना एरिया है, वहाँ पहाड़ पे एक छोटी सी जगह है जो यहूदियों के लिए है टेम्पल माउंट और मुसलमानों के लिए है हरम अल शरीफ। दोनों ही ग्रुपों के लिए ये बहुत ही पवित्र जगह है। यहूदी ये मानते हैं कि यहाँ की मिट्टी से ईश्वर ने इंसान के रूप में सबसे पहले आदमी एडम को बनाया, जिसके बाद पूरी दुनिया आगे बढ़ी। 1000 बीसी में इजराइल में किंग सोलोमन नाम के एक राजा हुए थे, जिन्होंने जेरूसलम के उस इलाके में एक मंदिर बनवाया था जिसको यहूदियों ने नाम दिया फर्स्ट टेम्पल। इतिहास में एक चीज हमेशा से कॉमन रही है कि जब भी कोई दूसरे धर्म का राजा किसी जगह पर अटैक करेगा तो वहां के धार्मिक जगहों को नुकसान जरूर पहुंचाएगा। वहां भी ऐसा ही हुआ। किंग सोलोमन के बाद 516 बीसी के अंदर बेबीलोनियंस ने जब वहां अटैक किया तो यहूदी जिसे फर्स्ट टेम्पल बोलते हैं उसको बिल्कुल तोड़ दिया। फिर कुछ सालों के बाद यहूदियों ने उस टेम्पल को वापस बना लिया, लेकिन दोबारा बनने की वजह से उसका नाम अब सेकंड टेम्पल हो गया। पर उस जगह पे हमेशा से ही सत्ता की लड़ाई चल रही है। फिर सन 70 के अंदर यहाँ रोमन्स पहुंचे और उन्होंने सेकंड टेम्पल को भी तोड़ दिया, लेकिन उसकी दीवार बच गई जिसको वेस्टर्न वॉल बोलते हैं। वो आज भी वैसी की वैसी है। यहूदी उस टेम्पल को बहुत पवित्र मानते थे, इतना कि एक आम यहूदी उसके अंदर भी नहीं जाता था। लेकिन अब वो टेम्पल तो टूट गया, सिर्फ एक दीवार बची है, पर आज भी आम यहूदी उसी दीवार के पास रहकर प्रार्थना करते हैं, अंदर नहीं जाते, और इसीलिए यहूदियों के लिए ये जगह बहुत पवित्र है। अब हम ये समझते हैं कि मुसलमान इस जगह को पवित्र क्यों मानते हैं। इस्लाम के हिसाब से पूरी दुनिया की सबसे पवित्र जगहों को देखोगे तो सबसे पहला नाम आएगा मक्का, दूसरा मदीना और तीसरा हरम अल शरीफ, जो कि वही एरिया है जहाँ पे टेम्पल माउंट है। कुरान के हिसाब से पैगंबर मोहम्मद एक रात को मक्का से जेरूसलम आए और वहां से जन्नत में चढ़ गए, और फिर अल्लाह ने उनको कुछ आदेश दिए जिसमें इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल्स थे। मुसलमान ऐसा मानते हैं, और जिस चट्टान से वो उड़कर स्वर्ग गए वहां बनाए हरम अल शरीफ। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ये जगह दोनों ही ग्रुप्स के लिए इतनी जरूरी क्यों है। अब क्योंकि एक जगह पे 2 ग्रुप्स हैं तो हमेशा से ही यहाँ लड़ाइयाँ चलती रही, और इसी वजह से हमेशा से ही दोनों ही ग्रुप बहुत ज्यादा सतर्क रहे। खास करके इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, जो पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों की लिस्ट में टॉप में आती है, लेकिन इस बार वो भी फेल हो गई। अब ये जो पूरा एरिया है वहाँ के लोगों ने लड़ाइयाँ बहुत सारी देख ली है, तो वहाँ जो भी नेता ये बोलता है कि इस मैटर को शांति से रिजॉल्व कर लेंगे, वो जनता को पसंद नहीं आता। वहाँ का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप 1 बम मारोगे तो हम 5 वापस मारेंगे, और इसी वजह से हमस फिलिस्तीनियों के बीच बहुत पॉपुलर हो गए। मैंने आपको ये तो समझा दिया कि ये जगह दोनों ग्रुप्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, पर लेटेस्ट मुद्दे को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि फिलिस्तीनियों के बीच यहूदियों ने अपना देश कैसे बना लिया। इसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जिससे आपको ये मुद्दा समझने में आसानी होगी। 1918 तक ये पूरा एरिया जहां आज इजराइल है वो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। पॉपुलेशन के हिसाब से वहां उस वक्त सबसे ज्यादा अरब्स, मुस्लिम्स और थोड़े से यहूदी थे। अब आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि सारे अरब्स मुस्लिम नहीं है।
अरब्स उनको बोलते हैं जो अरेबिक बोलते हैं, उनमें से बहुत सारे क्रिश्चियंस भी हैं। मैंने आपको बताया था कि रोमन्स ने सन 70 में सेकंड टेम्पल को तोड़ा, उसके बाद बहुत सारे यहूदी वहां से चले गए और पूरी दुनिया में अलग अलग जगह जाके फैल गए, खास करके यूरोप और अमेरिका। 1890 में यहूदियों के बीच में एक मूवमेंट चला कि हमको अपने घर जाना चाहिए, जिसको हम ज़ायनिस्ट डिमांड के नाम से जानते हैं। उस वक्त पूरी दुनिया के यहूदियों को ये बोला गया कि आप वहां जाइए जहां से आपका धर्म शुरू हुआ है, यानी जेरूसलम। इसके बाद बहुत से यहूदी जो अपने धर्म को बचाना चाहते थे, उन्होंने यूरोप से अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के इजराइल में जमीनें खरीदी और खेती शुरू कर दी। यहूदियों की एक खास बात है कि वो जहां भी जाते हैं वहां के बैंकिंग सिस्टम पे उनकी पकड़ होती है, क्योंकि वो ब्याज का काम करते हैं, और इसीलिए अमेरिका और यूरोप में उनका इन्फ्लुएंस था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो ब्रिटेन को ये समझ आ गया कि अगर वॉर जीतना है तो यहूदियों को अपनी साइड करना पड़ेगा। इसलिए ब्रिटेन ने यहूदियों से वादा किया कि अगर हम जीते तो हम तुम्हारे लिए एक देश बनाएंगे। 1918 में ब्रिटेन ऑटोमन एम्पायर से वो लड़ाई जीत गया और वहां से उनका राज स्टार्ट हो गया। लेकिन जब उन्होंने वहां राज किया तो उनको लगा कि ये जमीन तो फिलिस्तीनियों की है, हम यहूदियों को कैसे दे सकते हैं, और वो अपने वादे से थोड़ा दूर होने लग गए। कुछ सालों में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और उसके खत्म होते ही पूरी दुनिया को ये पता लग गया कि हिटलर ने किस तरह से यहूदियों को प्रताड़ित किया है। अब पूरे देश यहूदियों के सपोर्ट में आ गए कि इनको एक इनका देश मिलना चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूनाइटेड नेशंस बना तो उसके पास सबसे पहला मुद्दा यही है। यूनाइटेड नेशन ने 1947 में इजराइल और फिलिस्तीन का एरिया डिक्लेयर कर दिया। उसके एक साल बाद 1948 में ब्रिटेन ने बोला कि अब हम तो यहाँ से जा रहे हैं, आप अपना झगड़ा खुद निपटाओ। इजराइल हमेशा से ये चाहता था कि भारत यूनाइटेड नेशन में इजराइल का सपोर्ट करे, क्योंकि भारत भी उसी वक्त आज़ादी की लड़ाई लड़के एक नया देश बना था और गांधी जी एक ग्लोबल लीडर बन गए थे। लेकिन गांधी जी ने इस मुद्दे पे फिलिस्तीनियों का सपोर्ट किया, ये कहते हुए कि अगर हिटलर ने यहूदियों के साथ गलत किया है तो इसका पश्चाताप करने के लिए फिलिस्तीनियों की जमीन छीनकर यहूदियों को दे देना बिल्कुल ठीक नहीं है। इजराइल उसके बाद भी चाहता था कि फिलिस्तीनी और यहूदी एक साथ शांति से रहे, लेकिन उसको ये भी पता था कि हो सकता है कि ब्रिटेन के जाने के बाद पड़ोसी देश हमला कर दें। इसलिए उसने बिना किसी को बताए हथियार खरीद के अपने लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी, और हुआ भी यही। 1948 में ब्रिटेन के जाते ही इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन और इराक ने उन पर हमला कर दिया। उनको लगा कि अभी अभी नया देश बनाए, हमसे क्या ही लड़ पाएगा। ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। इजराइल नया जरूर था, लेकिन उसको पूरी दुनिया को अपना दम दिखाना था, इसलिए वो लोग पूरे दम से लड़े और उन्होंने 4 देशों को एक साथ हरा दिया। अब हुआ क्या कि यूएन के हिसाब से 1948 में 2 देश बनने थे, इजराइल और फिलिस्तीन। इजराइल ने तो उनकी बात मान ली, लेकिन फिलिस्तीनियों ने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर हमला कर दिया। इससे नुकसान क्या हुआ, जो जमीन यूएन ने फिलिस्तीनियों के लिए दी थी उस पर भी इजराइल ने कब्जा कर लिया। अगर मैप से आप देखोगे तो वेस्ट बैंक में जॉर्डन और गाजा में इजिप्ट आ गया और फिलिस्तीन कभी बन ही नहीं पाया। इसके बाद 1967 में इन सारे देशों के बीच में एक बड़ा वॉर हुआ, जिसको 6 डे वॉर भी बोलते हैं। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, इजराइल ने इजिप्ट के ऊपर एयर स्ट्राइक करके उसको सरप्राइज कर दिया। इजिप्ट के फोर्सेस कुछ बड़ा अटैक करते उससे पहले इजराइल ने उनके सारे एरियल मिलिट्री एसेट्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इस लड़ाई में इजराइल ने जेरूसलम को भी जीत लिया, जो कि उनके धर्म के लिए एक पवित्र जगह थी। लेकिन वहां रहने वाले लोग फिलिस्तीनी थे और भारी पॉपुलेशन में थे। इजराइल को पता था कि अगर वहां के लोगों को अपने देश में शामिल कर लिया तो पॉपुलेशन में ज्यादा होने की वजह से इनकी मेजोरिटी आ जाएगी और हम अपने ही देश में फिर से माइनॉरिटी बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इस एरिया में हम कंट्रोल तो करेंगे, लेकिन यहाँ मिलिट्री रूल रहेगा। उन सिविलियंस को इजराइल ने अपना नागरिक नहीं बनाया। इसके बाद 1973 में इजराइल और अरब्स के बीच में एक और लड़ाई शुरू हुई। अरब ने उस दिन अटैक किया जिस दिन इजराइलियों का एक पवित्र त्योहार होता है। उनको पता था कि आर्मी इस दिन कमजोर होगी, लेकिन इजराइल ने वापस लड़ते हुए इजिप्ट में सिनाई पेनिसुला और सीरिया में गोलन हाइट्स तक कब्जा कर लिया। इसी के साथ साथ इजराइल की सेना सुइज कैनाल तक पहुंच गई। अब सुइज कैनाल एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि वो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी और रेड सी से होते हुए नॉर्दर्न इंडियन ओशियन से जोड़ती है। अब इजिप्शियंस अपने किसी भी शिप्स को यहाँ से नहीं भेज सकते थे, क्योंकि उनको पता था कि इजराइल की सेना वहां बैठी है और कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। इन देशों ने सोचा था कि साथ में अटैक करके इजराइल को हरा देंगे, लेकिन इसका उल्टा हो गया। इजराइल ने इजिप्ट की ही बहुत सारी जमीन पे कब्जा कर लिया, जिसको बाद में टुकड़ों टुकड़ों में एग्रीमेंट्स करके वापस दिया। इसके बाद इजराइल के पीएम मेनाचिम बेजिन और इजिप्ट के प्रेसिडेंट अनवर सदत ने 1978 में अमेरिका में जाके एक समझौता कर लिया कि हम पीसफुली रहेंगे। 1993 में एक और समझौता हुआ, किस में? पीएलओ यानी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के यासिर अराफात और इजराइल के पीएम यित्ज़हाक रेबिन के बीच में। और पीएलओ ने 2 बॉडीज बनाई, वेस्ट बैंक और गाजा में। पीएलओ 1964 में बनी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो फिलिस्तीनी लोगों का रिप्रेजेंटेशन करती है। रियलिटी में फिलिस्तीन कोई देश ही नहीं है, लेकिन इनके पास प्राइम मिनिस्टर भी है और प्रेसिडेंट भी।
अब मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में हमस के बारे में बताया था, वो 1993 के बाद इस एरियाज में पॉपुलर होने लग गए। वो ये मानते थे कि पीएलओ ने इजराइल से समझौता करके लोगों का सपना तोड़ दिया है। लोगों का सपना ये था कि उस पूरे इलाके में फिलिस्तीन बनाना, लेकिन पीएलओ ने तो एग्रीमेंट कर लिया कि हम वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी से ही खुश है। 2007 में पीएलओ और हमस के बीच में आपस में लड़ाई हुई और वेस्ट बैंक वाले एरिया में सिर्फ पीएलओ बचा और गाजा वाले एरिया में हमस, जहां से अभी हमला हुआ है। इसके बाद 2007 से लेकर आज तक यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच में बहुत सारे दंगे और लड़ाइयाँ होती रही है। ये ज़्यादातर उस इलाके में होते हैं जहाँ सेटलमेंट्स है। मैंने आपको बताया था जैसे जैसे वॉर्स हुए इजराइल अपनी एरिया को एक्सपेंड करता गया और बहुत सारे फिलिस्तीनी इलाकों पे भी उसकी मिलिट्री गवर्न कर रही है। ये जो इलाके हैं यहाँ यहूदियों को सेटल किया जाता है। यहाँ ज़्यादातर वही लोग रहना पसंद करते हैं जो एग्रेसिव है। यहाँ रहने के लिए उनको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है, जैसे कि टैक्स में छूट और सस्ती जमीनें। लेकिन ये एरिया खतरनाक है, इसलिए उनको वहाँ की मिलिट्री भी सपोर्ट करती है। अब ये जो लोग हैं इनको सेटलमेंट्स बोला जाता है और ज़्यादातर इंसिडेंट इन्हीं एरियाज में होते हैं। उम्मीद है कि आपको इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पूरी डिटेल समझ आ गई होगी। अब इस मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, उनको भी देखना। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।